हे गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे जिस वीडियो की आई थी वो थी आयरन मैन के मार्क 50 को एक्सप्लेन करने की और थॉर की जो स्ट्रेंथ वीडियो है उस पर एक अपडेट। क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जिस लेवल का उसे दिखाया गया है उसे अब तक नहीं दिखाया गया था। थॉर के ऊपर मैं एक स्ट्रेंथ वीडियो पहले ही निकाल चुका हूँ, तो उसे आप ज़रूर देख ले ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले वो कितना ताकतवर था और अब कितना ताकतवर है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के लास्ट में भी शो होगा, प्लस यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करने के बाद से भी शो करेगा। तो हमेशा की तरह मैं पावर लेवल्स की शुरुआत उनके बेसिक लेवल से करना चाहूँगा। मैं शुरुआत करना चाहूँगा उस सीन से जिससे मूवी स्टार्ट हुआ, जहाँ पे थॉर बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि थैनोस पावर स्टोन से थॉर को टॉर्चर कर रहा था। वो उसे टच करा के बहुत देर तक रखता है। याद दिला दूं कि पावर स्टोन के एक टच पे एक पूरा प्लैनेट तबाह हो सकता था, लेकिन थॉर ने उसे बहुत देरी तक बियर कर लिया। इतना ही नहीं, उसका रीजनरेशन पावर इतना ज़्यादा था कि उसे टच हटाते ही वो उसे रिकवर भी कर लेता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब एक बार हम ये जान लेते हैं कि थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद से वो कितना ताकतवर हो गया। ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम है कि स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर बायफ्रॉस्ट खोल सकता है, जिसकी मदद से वो 9 रेल्म्स में कहीं भी जा सकता है, जैसा कि होफंड और गनरिन की मदद से बायफ्रॉस्ट का ब्रिज खोला जाता था एस्गार्ड में। अब आप समझ ही सकते होंगे कि स्टॉर्म ब्रेकर इतना कैपेबल है कि वो डायमेंशनल एनर्जी को भी चैनलाइज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरे डायमेंशन से भी एनर्जी को खींचकर उसे अपने डायमेंशन में यूज़ कर सकता है। वो चाहे तो डार्क एनर्जी को यूज़ कर सकता है या फिर दूसरे टाइप ऑफ एनर्जीज को भी। मुझे लगता है थॉर को इसके बारे में मालूम नहीं होगा, इसीलिए उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर अगर एनर्जी चैनलाइज नहीं कर सकता था तो वो बायफ्रॉस्ट भी नहीं खो सकता था, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता था तो वो एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल नहीं कर सकता था। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो निडावेयर से वकांडा ट्रैवल करते हैं, वो भी बायफ्रॉस्ट के ज़रिए। इसका मतलब वो एनर्जी चैनलाइज कर सकते हैं। एंड अगर वो बायफ्रॉस्ट खोल सकता है तो अगर वो किसी प्लैनेट में ज़्यादा देरी तक बायफ्रॉस्ट खोल के रख दे तो वो प्लैनेट तबाह हो जाएगा। और इस बारे में हम लोगों को थॉर 1 मूवी में ही पता चला था। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कितना पावर अप हुआ है थॉर के केस में। ये तो कुछ भी नहीं है। म्योनिर जो पहले थॉर इस्तेमाल करता था वो सिर्फ उसे उसके पावर को फोकस करने में मदद करता था, यानी कि जितना पावर रहता था वो उतना ही किसी टारगेट पे फोकस करने में उसे मदद करता था। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के केस में डिफरेंस है, वो उसके पावर को एम्पलीफाई यानी कि बढ़ा देता है। और इस बात का अंदाज़ा आप एक जैसे 2 सीन से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे म्योनिर का इस्तेमाल करके थॉर ज़मीन पर अटैक करता है, जिससे कितना डैमेज हुआ। वहीं जब स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके थॉर अटैक करता है तो देखिए कितना डैमेज हुआ। कुछ लोग इस बात से काउंटर कर सकते हैं कि एवेंजर्स से जो फल्ट्रॉन में जब वो अटैक करता है तो वो बहुत ही भयानक होता है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि वो एक मशीन पे अटैक करता है जिसपे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट होता है। और इस सीन को कैसे भूल सकते हैं यार, जहाँ पे थैनोस अपने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके थॉर के ऊपर फोकस करता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर उसे चीरते हुए जाके थैनोस पे लगता है। यहाँ पर सबको ने ये सोचा था कि स्टॉर्म ब्रेकर उससे ज़्यादा ताकतवर है, पर ऐसा नहीं है। असल में उसने उस पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। अगर डिफ्लेक्ट करता तो वो 2 डायरेक्शन में काट के जाता, लेकिन वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि वो पावर को चैनलाइज कर सकता है, यानी कि उसने दूसरे जगह उसे भेज दिया या फिर उसे खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया। इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन की मदद से उसे परमानेंट डैमेज दिया जा सकता है अगर वाइजली यूज़ किया जाए। प्लस इन्फिनिटी गॉटलेट ऐसा कर सकता है। और ऐसा मैं नहीं, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के स्क्रीन राइटर क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफ्ली का कहना है। उनसे जब पूछा गया था कि थैनोस की इन्फिनिटी गॉटलेट से किए हुए अटैक को स्टॉर्म ब्रेकर कैसे काट पाया, तो उन्होंने बताया कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में E3 ने ड्वार्फन मैजिक किया था दोनों के ऊपर, यानी कि इन्फिनिटी गॉटलेट और स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कितना ताकतवर है। तो अब हम ये जानते हैं कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के बिना कितना ताकतवर है। मार्वल को खुद भी नहीं अंदाज़ा होगा कि अनजाने में ही उन्होंने थॉर को इतना ताकतवर दिखा दिया कि आने वाले समय में उतना ताकतवर दिखाना किसी कैरेक्टर को बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि थॉर ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर होगा अभी फ़िलहाल मार्वल में जो कि अपने कॉमिक काउंटर पार्ट के लगभग आसपास पहुंच गया है। आपको ये सीन तो याद ही होगा जहां पर थॉर 2 लीवर्स को खींचता है ताकि न्यूट्रॉन स्टार का फुल फोर्स उसके थ्रू पास हो सके और वो स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने वाले मेटल को पिघला सके। लेकिन आपको मालूम है कि वो यहाँ पर कितना फोर्स सह रहा था?
वो इतना फोर्स सह रहा था कि अगर मैं सिर्फ 0 ही बोलता जाऊं तो बहुत लंबा टन आ जाएगा। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन स्टार है, अगर आप उसे एक चम्मच में लो, एक टीस्पून, तो उसमें उसका वजन होगा 10 मिलियन टन। और बता दूं कि आमतौर पे 5 ml का लिक्विड ही एक 2 स्पून में आता है। अब आते हैं कि उसका असल वजन कितना होगा। वैसे तो न्यूट्रॉन स्टार का मास 1.4 टाइम्स होता है सन के, लेकिन सन का रेडियस 6,95,508 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि न्यूट्रॉन स्टार का साइज 15 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए इस सीन में दिखाया गया वो न्यूट्रॉन स्टार इतना छोटा लग रहा है। अब न्यूट्रॉन स्टार का वेट निकालने के लिए हमें पहले एक सूरज का वेट निकालना होगा जिसका रेडियस 15 किलोमीटर हो, और उसमें 1.4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। फॉर कंसिडरेशन हम अपने सोलर सिस्टम के सूरज को लेते हैं जिसका रेडियस 6,95,508 किलोमीटर है और जिसका मास 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स है। अब अगर सूरज का रेडियस 15 किलोमीटर होता तो इसका मास लगभग 1.995 इंटू 10⁻16 किलोग्राम्स होता, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम 2 इंटू 10⁻16 kg लेंगे और अब हम इसे 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब न्यूट्रॉन स्टार का वेट लगभग हमें मालूम है, जो कि है 2.8 इंटू 10⁻16 kg, और इसके अगेंस्ट थॉर खड़ा था 50 सेकेंड्स के लिए, जो कि कोई आम बात नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार की फुल पावर से वहाँ से एनर्जी पास हो रही थी, प्लस उतने नज़दीक में खड़े होने की वजह से वहाँ पर उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल भी काम कर रहा होता, लेकिन वो वहाँ पे खड़ा था। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ थॉर। अब मुझे नहीं मालूम कि केविन फाइगी ने किस बेसिस पे ये कह दिया कि कैप्टन मार्वल की सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर होने वाली है, क्योंकि अगर इस सीन को काउंट में लिया जाए तो इससे ज़्यादा ताकतवर सीन अगर एवेंजर्स 4 में आने वाला है तो वो बहुत ही धाकड़ होने वाला है। ब्री लार्सन ने कहा था कि कैप्टन मार्वल इतनी ताकतवर है कि वो प्लैनेट हिला सकती है, लेकिन थॉर तो एक प्लैनेट को तबाह कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने एक वेपन से। खैर, ये बात तो हमें आने वाली मूवीज़ में ही पता चलेगा कि क्या कैप्टन मार्वल सही में उतनी ताकतवर है या नहीं, जो कि मुझे बहुत कम चांसेस लग रहा है, क्योंकि थॉर को जिस लेवल में दिखा दिया गया है उस लेवल में किसी और कैरेक्टर को दिखाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा कोई भी स्ट्रेंथ वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन जैसे कैरेक्टर्स का मैंने स्ट्रेंथ निकाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और ऑसम कंटेंट्स जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज हैं और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगले वीडियो तक की इजाजत दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।